तो ये एमसी मेरी तरह नल्ला बेरोजगार छपरी जो नहीं सिर्फ नल्ला और बेरोजगार है, जिसे तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है और बस पूरे दिन गेम खेलते रहता है। फिर क्या था, भगवान जी इसे गेम में ही भेज देते हैं और यहाँ भाई को मिलती है दो ठरकियाँ। पर ये मेन कैरेक्टर तो सख्त लौंडा है, इसे इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ताकुमा एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम में प्रो प्लेयर है, नहीं पबजी नहीं, क्रॉस रिवरी। इस गेम में ताकुमा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे डीमन लॉर्ड का टाइटल भी मिल चुका है। बंदा स्ट्रॉन्ग तो है पर फिर भी वो हम दोनों की तरह सिंगल ही है और जब भी इसे कोई निब्बा निब्बी दिखते हैं भाई बिना सोचे समझे उनकी ले लेता है जान। गाइस जान। अब गेम के बीच में ही ताकुमा को एक बहुत तेज रोशनी आती है और ताकुमा गेम के अंदर ही चला जाता है। असल में उसे इन दो प्यारी प्यारी कन्याओं ने समन किया है। सो यहाँ पर मेन कैरेक्टर का नाम डियाब्लो है जो इसने गेम पर रखा था, इस एल्फ का शेरा और इस डेमी ह्यूमन का 16 GB रैम। ये दोनों बहसबाजी करने लगते हैं कि डियाब्लो किसका गुलाम बनेगा। अबे ओ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं हूँ डियाब्लो द डीमन लॉर्ड। तभी इन दोनों के गले में गुलामों वाला कॉलर आ जाता है क्योंकि डियाब्लो के पास एक ऐसी रिंग है जो किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देती है और जब इन गवारों ने डियाब्लो पर इंस्लेवमेंट रिचुअल किया था तो वो भी रिफ्लेक्ट हो गया और उल्टा ये दोनों ही डियाब्लो के गुलाम बन गए। इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पर कितनी खराब किस्मत है ना इन दोनों की। नहीं, इन्हें तो मजे आ गए कि इन लोगों ने डीमन लॉर्ड को समन किया है। किस्मत तो इस बेचारी की खराब है, कहाँ ये दो पनौतियां सर चढ़ गई। अब ये तीनों सिटी की तरफ जाते हैं क्योंकि जंगल में तो नहीं रह सकते ना। ये लोग सबसे पहले एक होटल जाते हैं और शेरा चाहती है वो और डियाब्लो एक ही रूम में रुके। ओए ठरकी, मैं सब जानता हूँ, तुम मेरे जैसे शरीफ लौंडे के जिस्म का फायदा उठाना चाहती हो। ओ हेलो मिस्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे मैं अलग से रूम दिलवाऊं, इसलिए चुपचाप एडजस्ट कर ले। अगर ऐसा है तो डियाब्लो मेरे रूम पे रह लेगा क्योंकि मैंने उसे समन किया है। और एंड में तीनों को एक ही रूम मिलता है। डियाब्लो तो सोच के ही पागल हो जाता है कि वो दो लड़कियों के बीच अकेला है। तभी वहाँ मेज एसोसिएशन की हेड सेलेस्टीन आती है जिसे रैम से कुछ काम है। अब डिनर करते हुए डियाब्लो सेलेस को सारी बातें बताता है कि इन दोनों के गले में ये कॉलर कहाँ से आ गए। वो सब तो ठीक है पर तुम्हें रैम से क्या काम है। डियाब्लो थोड़ा डीमन लॉर्ड की तरह बोलता है जिससे सेलेस का बॉडीगार्ड गैलेक चिढ़ जाता है और डियाब्लो को हद में रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो मेजस एसोसिएशन की हेड के सामने बैठा हुआ है। इसकी बातों से डियाब्लो सच में डर जाता है पर वो ऐसा दिखाता नहीं, वो तो उल्टा गैलेक को ही डरा देता है। तो असल में सेलेस रैम को अपने साथ मेजस एसोसिएशन लेकर जाना चाहती है क्योंकि रैम का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। पर रैम सेलेस के साथ नहीं जाना चाहती। रैम के मना करने पर सेलेस यहाँ से चले जाती है। अब डियाब्लो को चुल मच जाती है कि आखिर रैम का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उसे मेजस एसोसिएशन बुलाया जा रहा है। रैम उसे नहीं बताती और डियाब्लो उसे उठाकर रूम में ले जाता है। डियाब्लो क्या प्लान है भाई। रैम उसे कुछ भी इसीलिए नहीं बताती क्योंकि उसे डर है कि बाकियों की तरह डियाब्लो भी उसे छोड़कर चला जाएगा। अब रैम से सच उगलवाने के लिए डियाब्लो उसके कानों पर गुदगुदी करता है और क्योंकि ये एक हाफ कैट है इसलिए इसके कान ऐसे हैं। भाई मुंह में क्यों भर रहा है, एक काम करना कान ही खा ले। छी कितना गंदा है ये। एक रैम को गुदगुदी लगती है और उसकी चीख निकल जाती है। ये आवाज नीचे तक जाती है और लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर ऊपर चल क्या रहा है। अब अचानक से इस अकल के पैदल को रियलाइज होता है कि ये अब तक क्या कर रहा था। रैम कहती है क्या उसके सच बताने के बाद भी डियाब्लो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। डियाब्लो प्रॉमिस करता है चाहे सीक्रेट कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो रैम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो असल में रैम के अंदर क्रैब्सकम नामक एक असली डीमन लॉर्ड की आत्मा कैद है, जैसे नारुतो के अंदर 9 टेल्ड फॉक्स की होती है। सेलेस इसे बाहर निकालकर खत्म करना चाहती है पर उसके लिए पहले रैम को मरना होगा और अभी किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। इसीलिए रैम इतनी शांति से रह पा रही है, वरना कोई उसे चैन से सांस भी नहीं लेने देता। डियाब्लो वादा करता है वो क्रैब्सकम की आत्मा को खत्म कर देगा बिना रैम को चोट पहुंचाए। ये सुनकर रैम इमोशनल हो जाती है क्योंकि डियाब्लो पहला इंसान है जो सच में उसकी मदद करना चाहता है। अब रात में डियाब्लो टहलने निकलता है और तब इसके पास वही बॉडीगार्ड गैलेक आता है अपनी बेइज्जती का बदला लेने। डियाब्लो इसे इग्नोर करके जाने लगता है पर ये तुरंत ही अपने 30 लेवल के सैलेमेंडर को समन कर लेता है जो कि डियाब्लो पर आग उगल देता है। पर फिर भी डियाब्लो को एक खरोच तक नहीं आती। ऐसे ही थोड़ी ना बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। ये देखकर गैलेक के भी होश उड़ जाते हैं और अब डियाब्लो हमला करता है जो कि एक ही चुटकी में उस सैलेमेंडर का काम 25 कर देता है क्योंकि डियाब्लो 150 लेवल पर है जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। अब अगले दिन ये तीनों एडवेंचरस गिल्ड में जाते हैं क्योंकि वही बात है ना, आज कमाएगा तो कल बैठ कर खाएगा।
शायरा अपना फॉर्म भरती है, पर अनपढ़ डियाब्लो से तो फॉर्म पढ़ा भी नहीं जा रहा था और वो शायरा से ही अपना फॉर्म भरवाता है, जिसके बाद इन्हें अपने खून से एक सील लगानी थी। डियाब्लो मस्त स्टाइल मार के आगे जाता है और चाकू से एक कट मारता है। वैसे जरूरत तो सिर्फ 1-2 बूंद खून की ही थी, पर भाई के हाथ से पूरी नदी बहने लगती है। इतना खून है तो भाई डोनेट कर देता। अब इन लोगों को एक मिरर में हाथ रखना है ताकि उनके लेवल का पता किया जा सके, और शायरा का लेवल है 30 जबकि रैम का 40 है, जिसका मतलब रैम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों आपस में कंपटीशन करते रहते हैं जबकि दोनों ही नूबड़े हैं। जिसके बाद अब डियाब्लो की बारी आती है और जैसे ही वो अपना हाथ मिरर पर रखता है, इसकी गंदी सोच और शक्ल देखकर मिरर भी पागल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कयामत आ रही हो। चारों तरफ अंधेरा, अजीब सा माहौल, लोग डर जाते हैं और तभी गिल्ड मास्टर सिल्वी आती है। वो इन लोगों को अकेले में ले जाती है और बताती है ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि डियाब्लो का लेवल बहुत ज्यादा है, पर कितना ज्यादा है ये नहीं पता। इवन डियाब्लो तो सिल्वी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे ही ये तीनों का एक प्यारा सा ग्रुप बन जाता है। सिल्वी इन्हें एक मिशन देती है। इन्हें एक बहुत ही खतरनाक मदारा स्नेक की आंखें निकाल कर लानी थी ताकि मेजेस एसोसिएशन उससे कंचे खेल सके। सॉरी, मजाक था, एक एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। मेजेस एसोसिएशन का नाम सुनकर रम थोड़ा मायूस हो जाती है। जिसके बाद ये लोग अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। 5 घंटों तक लगातार चलने के बाद ये लोग फाइनली वो जंगल पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें मदारा उचीहा मिलेगा। ये जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना है। इसी बीच सारा को रियलाइज होता है यहाँ इनके अलावा कोई और भी है। डियाब्लो भी समझ जाता है ये लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं। डियाब्लो पेड़ों पर अग्नि की वर्षा कर देता है जिससे काफी सारे पेड़ जल जाते हैं और उनमें छुपे एल्फ्स बाहर आ जाते हैं। इन लोगों को लगता है डियाब्लो एक स्लेव ट्रेडर है और ये लोग शायरा को डियाब्लो की गुलामी से आजाद करने आए हैं और उसे एल्वन फैमिली में वापस ले जाना चाहते हैं क्योंकि शायरा ग्रीनवुड किंगडम की प्रिंसेस है। लेकिन एक सेकेंड, मेजेस एसोसिएशन से क्वेस्ट भेजना और डियाब्लो को एक स्लेव ट्रेडर बताना, शायरा को छुड़वाना, ऐसा नहीं लगता ये किसी की प्लानिंग होगी। शायरा अपने सोल्जर से कह देती है वो इनके साथ वापस नहीं जाना चाहती और उसे अपने बड़े भाई से शादी नहीं करनी। उस हरामजादे को बस एक बच्चा चाहिए ताकि वो इनका वारिस बन सके। लेकिन भाई, अगर शादी करनी है तो दूसरी किंगडम की लड़की ला लेना, अपनी सगी बहन से। कुछ समझ नहीं आया मुझे। शायरा इनके साथ जाने के लिए नहीं मान रही थी, इसीलिए ये लोग उसे जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं, पर डियाब्लो के रहते ये नामुमकिन है। सोल्जर्स डियाब्लो पर हमला करते हैं पर उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो टेम्पेस्ट एरो का यूज करते हैं। शायरा भी डियाब्लो के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ये कोई मामूली अटैक नहीं है। पर अगेन डियाब्लो को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती। अरे क्या है भाई, ये बंदा स्टील का बना है क्या? अब डियाब्लो अपनी जादू की छड़ी निकालता है और डीमन लॉर्ड की तरह एक बहुत ही पावरफुल अटैक फ्रीजिया का इस्तेमाल करता है जिससे आसपास का पूरा एरिया बर्फ से जम जाता है। और अब सामने आता है मेन विलन गैलेक, जिसने इन एल्फ्स को डियाब्लो के खिलाफ भड़काया था कि डियाब्लो ने उनकी प्रिंसेस सैरा को गुलाम बना रखा है और इन तीनों को यहाँ बुलाने के लिए इसने मेजेस एसोसिएशन के नाम का गलत इस्तेमाल किया। जैसे ही इस गद्दार की असलियत सामने आई, ये अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गया और एल्फ्स भी कमजोर पड़ने की वजह से वापस चले गए। और इस हादसे के बाद से डियाब्लो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। उसके लिए मिशन खुद चलकर आने लगे और इस बार तो सेलेस ने पर्सनली क्वेस्ट भेजा है जिसमें काम तो बहुत सिंपल है पर पैसे थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं। और इसी वजह से रैम जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे सेलेस का कोई उपकार नहीं चाहिए। अंत में शायरा और डियाब्लो ही जाते हैं। इन्हें बस उलॉग ब्रिज तक पेप्सी कोला डिलीवर करना था क्योंकि गर्मी का तो तुम्हें पता ही है कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये लोग निकल ही रहे होते हैं तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एमील बिशेल बर्जर, जिसका लेवल 50 है और ये इस गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है। मतलब अगर डियाब्लो को हटा दें तो। इसने डियाब्लो के बारे में काफी अफवाहें सुनी है कि एक सींगों वाला डीमन 2 बेचारी अबला नारियों को अपना गुलाम बनाकर घूमता है, इसीलिए एमील उन्हें बचाने आया है। और अब डियाब्लो भी फुल डीमन लॉर्ड मोड में आ जाता है। अब आएगा ना गेम का असली मजा। एमील तो बस डियाब्लो का गेम बजाने के इंतजार में है, पर डीमन लॉर्ड डियाब्लो भी तैयार खड़ा है इस गेम की अपनी पहली फाइट के लिए। एमील बहुत तेजी से आकर डियाब्लो पर हमला कर देता है, पर डियाब्लो भी उसे अपनी जादुई छड़ी से रोक देता है। जिसके बाद एमील एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार करता है, पर डियाब्लो उस पर पानी फेर देता है डायरेक्टेड बाय। पर फिर भी एमील हार नहीं मानता क्योंकि वो इन बेचारी नारियों को बचा कर ही रहेगा। पर ये दोनों उसे रोक देते हैं और सारी बातें क्लियर कर देते हैं, जिससे एमील बहुत खुश होता है क्योंकि दोनों लड़कियां सेफ हैं और अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं। तभी अचानक से सैरा किसी चीज से डर जाती है और डियाब्लो से चिपकने लगती है और डियाब्लो भैया तो शर्म से लाल हो जाते हैं।
जिसने अपने जीवन काल में किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, आज एक लड़की उससे गले लग रही है। शर्म तो आएगी ही। ऐसे ही चलते चलते ये दोनों ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। सैनिक इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था डियाब्लो कोई मॉन्स्टर है। तभी उन्हीं में से एक सैनिक बताता है डियाब्लो कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये वही डीमन है जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। अरे जिसने वो 2 सुंदर लड़कियों को गुलाम नहीं बना लिया। हाँ ये वही है, हमें तो एक भी नहीं मिलती, भैया 2-2 लेकर बैठे हैं। दरअसल इन्हें गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि मॉन्स्टर की एक पूरी आर्मी शहर की तरफ आ रही है और इसी वजह से यहाँ भगदड़ मच जाती है क्योंकि अगर वो आर्मी यहाँ पहुँच गई तो यहाँ एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। उनका मेन टारगेट है डीमन लॉर्ड क्रैप्सकम को आजाद करना, जो कि उन मॉन्स्टर्स का राजा था। फिर क्या, डियाब्लो भी डिसाइड कर लेता है वो किसी एक को भी ब्रिज क्रॉस करने नहीं देगा। इतनी देर में आर्मी यहाँ पहुँच जाती है। डियाब्लो भी इनकी बैंड बजाने के लिए तैयार खड़ा है। एक मॉन्स्टर स्टाइल मारते हुए आगे आता है और एक ही चाटे में 4 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ रैम अकेली होती है और इस बात का फायदा उठाते हुए सैलिस उससे मिलने आती है। वो बताती है उसने गैलेक को काम से निकाल दिया है। जाते जाते उसने कहा था डियाब्लो एक मॉन्स्टर भी हो सकता है क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आया है और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रैम को भरोसा है डियाब्लो कोई मॉन्स्टर हो ही नहीं सकता। अगर वो होता तो उसने रैम को कब का खत्म कर दिया होता। इतने में यहाँ गैलेक आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने मेजर्स एसोसिएशन तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करी थी और एक छोटी सी गलती की वजह से उसे निकाल दिया। गैलेक अपने साथ एक चाकू भी लाया था जो कि कोई मामूली चाकू तो नहीं है। रैम उसे रोकने के लिए अपने शैडो स्नेक को समन करती है, पर इससे पहले वो गैलेक को रोक पाता गैलेक खुद को चाकू मार देता है और खुद भी एक मॉन्स्टर बन जाता है। इधर डियाब्लो एक एक करके सभी मॉन्स्टर को स्वर्ग पहुंचा रहा था। नहीं, ये लोग मॉन्स्टर है ना तो ये तो नरक जाएंगे ना। पर फिर भी 100 में से 30 मॉन्स्टर्स अब भी जिंदा हैं। जिसके बाद इस मॉन्स्टर टोली की लीडर सामने आती है, एडलगार्ड, और अब इन दोनों के बीच होगी 1v1 की फाइट। इधर सैलिस को समझ ही नहीं आता कि गैलेक किसी मॉन्स्टर को शहर के अंदर कैसे ले आया, जबकि शहर के चारों तरफ उसने अपना मैजिक बैरियर लगा रखा है जिसे कोई मॉन्स्टर पार कर ही नहीं सकता। सैनिक इस मॉन्स्टर को संभालते हैं और तब तक रैम और सैलिस यहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते ये दोनों डेड एंड में पहुंच जाते हैं और इनके पीछे गैलेक आ जाता है, जिससे बचने के लिए रैम एसूला को समन करती है जो कि दिखने में एक अजीब सा सफेद भैंस है और अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पर गैलेक एक ही पंच में सफेद भैंस को हरा देता है, जिसके बाद वो रैम की तरफ बढ़ता है। पर तभी आसमान से स्पाइडरमैन उर्फ एमील आता है। एमील भाई अपने साथ पूरी गैंग लेकर आए थे जो कि गैलेक को चारों तरफ से घेर लेती है और अब हीरो एमील अपना अटैक करता है, पर उससे होता कुछ नहीं है। एमील गैलेक पर लगातार हमले करता है पर गैलेक को एक खरोच भी नहीं आती, जिसके बाद वो एमील पर डार्क बुलेट से अटैक करता है और एमील बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर हीरो एमील अब भी हार नहीं मानता क्योंकि यहाँ बात स्त्रियों के सम्मान की है, स्त्रियों के जान की है। दूसरी तरफ ब्रिज में इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी। एडल डियाब्लो पर लगातार हमले करती है पर एक भी हमला डियाब्लो को छू तक नहीं पाता, जिसके बाद एडल अपना खास बंगाल का काला जादू इस्तेमाल करती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड डियाब्लो भी। पर इसमें मजा तो बहुत आने वाला है। एडल अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करके पूरी ताकत से डियाब्लो पर हमला कर देती है। ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सभी को डियाब्लो की चिंता होने लगती है पर डियाब्लो को कुछ भी नहीं होता। ऐसे वैसे थोड़ी ना, गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तभी एक सैनिक आकर बताता है सैलिस और रैम पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। रैम का नाम सुनते ही डियाब्लो सर चिंतित हो जाते हैं और अब डियाब्लो टाइम पास छोड़कर अपना अटैक करता है। वो व्हाइट नोवा यूज करता है और एक ही बार में बिना जेसीबी के 6 किलोमीटर तक खुदाई हो जाती है और तो और यहाँ बाढ़ भी आ जाती है। इतने भयानक हमले से मॉन्स्टर्स की टोली तो गायब भी हो जाती है, पता नहीं मर गए या घर चले गए। पर एडल अब तक जिंदा है। अरे ये क्या, बहन को तो प्रसाद मिल गया। बहुत स्टाइल मारते हुए सामने आई थी ना। डियाब्लो उसे वहीं छोड़कर टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके शहर जाता है। इधर गैलेक ने सभी को हरा दिया था पर एमील अब तक खड़ा है। बेचारे के चीथड़े तक उड़ गए पर बंदे ने हार नहीं मानी। ये है रियल हीरो, द ग्रेट एमील। गैलेक इस पर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, तभी
उसे एक अटैक आकर पड़ता है जो किया था डीमन लॉर्ड डियाब्लो ने। डियाब्लो ने इस गेम को इतना खेला है कि उसे पता है कि इस कैटेगरी का मॉन्स्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कितने अटैक हैं और उसे कैसे हराना है। तभी गैलेक डियाब्लो पर डार्क बुलेट से अटैक करता है, पर डियाब्लो की रिंग की वजह से अटैक रिटर्न होकर गैलेक को ही लग जाता है, जिसके बाद गैलेक डार्क प्रेस से अटैक करता है, पर रिंग की वजह से ये अटैक भी रिफ्लेक्ट हो जाता है और गैलेक खुद को ही चोट पहुंचाता है। और अब डियाब्लो अपना डार्क प्रेस यूज करता है जो कि इसके डार्क प्रेस से बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसके सामने गैलेक नहीं टिक पाता और डियाब्लो से अपनी जान की भीख मांगता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। डियाब्लो गैलेक को एक छोटी सी बॉल के थ्रू एक दूसरे डायमेंशन में भेज देता है और इस हरामी मॉन्स्टर का खेल यहीं खत्म। शैरा खुशी के मारे डियाब्लो को जोर से हक कर लेती है और रोने भी लगती है। रैम भी डियाब्लो का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। इतना सब अच्छा सुनकर डियाब्लो भी खुश हो जाता है, पर उसे अपनी सिग्मा वाली इमेज भी तो बनाए रखनी है, इसलिए वो कह देता है इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे गुलाम हो, मतलब तुम मेरे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। फिर क्या शैरा थोड़ा सा प्यार से क्या देख लेती है। डियाब्लो तो स्वर्ग ही पहुंच जाता है और बेहोश भी हो जाता है। घर जाने के बाद शैरा और अच्छे से थैंक यू बोलती है। लगता है गाइस हम गलत वेबसाइट पे आ गए हैं। ये सब देखकर रैम को बहुत जेलसी होती है। तभी यहाँ सिल्वी आती है और बताती है एल्वन किंगडम चाहता है कि उन्हें शैरा वापस दे दी जाए, वरना वो लोग युद्ध छेड़ देंगे और इन लोगों के पास सोचने के लिए 10 दिन का समय है। एल्वन किंगडम ने खुद ये लेटर सिटी के लॉर्ड को भेजा है और अब डियाब्लो का मिशन है इस युद्ध को होने से रोकना। साथ ही एल्वन किंगडम के प्रिंस कीरा ने शैरा पर बाउंटी भी रख दी है, जिससे कोई भी इंसान पैसों के लिए शैरा को पकड़कर वापस कर दे और अब शैरा का बाहर निकलना भी सेफ नहीं है। ये सुनकर डियाब्लो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे भाई ठंड रख, बंदी नहीं है तेरी, गुलाम है। देखो गाइस थोड़ा सा चिपक क्या गई, बंदे में तो प्यार ही जाग गया। अब डियाब्लो की फटने लगती है। आखिर मैं उन अकल के पैदल एल्व्स को समझाऊंगा कैसे? डियाब्लो शैरा को यकीन दिलाता है अगर वो चाहे तो नॉर्मली बाहर जा सकती है, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डियाब्लो अभी भी जिंदा है। शैरा तो खुशी से पागल ही हो जाती है। हाँ ये सच में पागलों वाली हरकतें हैं, एक्चुअली छिछोरों वाली हैं। जिसके बाद ये चारों सिटी के लॉर्ड से मिलने जाते हैं, जिन्हें हीरो भी कहा जाता है, क्योंकि 30 साल पहले जब इंसानों की डीमन लॉर्ड से लड़ाई हुई थी तब गैलफोर्ड ने फ्रंट लाइन में रहकर लड़ाई की थी और उन्होंने कईयों मॉन्स्टर्स को हराया है। ये लोग गैलफोर्ड के पास पहुंचते हैं और सिल्वी बताती है ये लोग यहाँ मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आए हैं। अब ये सभी लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पर डियाब्लो के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मेरी तरह एक फट्टू इंट्रोवर्ट है जिसे किसी अनजान के सामने मुंह खोलने में मौत आ जाती है। पर जैसे तैसे डियाब्लो भी अपना इंट्रोडक्शन दे ही देता है और खुश तो ऐसे होता है जैसे यूपीएससी क्लियर कर लिया हो। गैलफोर्ड पूछता है मैंने सुना है तुम खुद को डीमन लॉर्ड कहते हो, वो भी किसी दूसरी दुनिया के, तो क्या ये मुझे साबित करना होगा तुम्हें राख बनाकर? और बस लग गए। ये लोग डियाब्लो की तरफ से माफी मांगते हैं, जिसके बाद शुरू होती है काम की बात। गैलफोर्ड बताते हैं दक्षिणी भाग में सेफिया लेक है, जिसकी पूर्वी भाग में एक जंगल है और यहाँ पर एल्फ्स का बसेरा है। इस जंगल में सैकड़ों की संख्या में एल्फ्स की आर्मी पहरा देती है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। और लड़ाई रुकवाने के लिए डियाब्लो को इसी जंगल को पार करते हुए जाना होगा, तो ये मिशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही इनकी मदद के लिए रॉयल कैपिटल से एक इंपीरियल नाइट एलिशिया क्रिस्टेला आई है। अब ये लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। उसे शैरा बहुत पसंद है और वो सिर्फ यहाँ शैरा की सुरक्षा के लिए आई है। अब एलिशिया बहुत ही प्यार से डियाब्लो से पूछती है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? डियाब्लो सोच में पड़ जाता है, भाई इतनी सुंदर लड़की इतने प्यार से पूछ रही है, अब मैं जवाब भी दूं तो क्या दूं? तुम्हारी जो मर्जी, और अगर मरना नहीं है तो मेरे साथ तमीज से रहना। अब एलिशा भी इन लोगों को ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद ये लोग डियाब्लो के लिए एक हथियार लेने जाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल उसकी तरह जो हड्डी यूज करता है। और आखिरकार डियाब्लो भी तो एक डीमन लॉर्ड है। अब शैरा होशियारी मारने लगती है और आगे आगे भगती है। फिर क्या था, फेंक देता है कोई स्मोक बॉम्ब और इस गधी को उठाकर ले जाता है। डियाब्लो अपने हथियार से स्मोक को हटा देता है, पर तब तक 2 लोग शैरा को उठाकर ले जा चुके थे। डियाब्लो उनके पीछे जाता है, पर 2 और लोग उसे रोक लेते हैं। ये बाउंटी हंटर्स का एक ग्रुप है जो शैरा की बाउंटी के पैसे कमाना चाहते हैं। उसे एल्फ्स को वापस देकर डियाब्लो इन दोनों को एक ही अटैक में ढेर कर देता है और बाकियों को एलिशा और रैम निपटा देते हैं। तब तक डियाब्लो शैरा के पीछे जाता है। भाई ये क्या है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इसीलिए कहते हैं एनीमे फूक के गांजा नहीं बनाना चाहिए। ये दोनों भाइयों की फटने लगती है, क्योंकि अब इनके पीछे डियाब्लो है और उससे बच पाना तो भाई मुश्किल ही है। पर तभी सामने से कोई इन दोनों पर अटैक कर देता है और शैरा हवा में उड़ने लगती है और डियाब्लो के ऊपर गिर जाती है। नॉडी नॉडी। शैरा को बचाने वाला और कोई नहीं, एमील है। पर ये एमील एंड टाइम पर यहाँ पहुंचा कैसे? तो जब भी कोई खूबसूरत लड़की खतरे में होती है तो उसे पसीना आने लगता है और ये कुत्ता उसी की खुशबू सूंघकर यहाँ पर पहुंच गया। छी, कितना
डिस्गस्टिंग है। शारा डियाब्लो को शुक्रिया अदा करती है। हाँ, बिना चिपके तो कर ही नहीं सकते ना शुक्रिया अदा। अगले दिन सैलेस अपनी खोटी नियत लेकर फिर से इनके पास पहुंच जाती है और बताती है उसे कोई मिल गया है, शादी के लिए नहीं, इनका कॉलर उतरवाने के लिए। फिर क्या था, पहुंच जाते हैं चारों स्लेव मार्केट। अंदर जाते ही इन्हें बहुत सारी खूबसूरत स्लेव्स दिखती हैं जिन्हें लोग यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं और ये है इनकी मास्टर मेडियोस। तो क्या तुम यहाँ इन दोनों को बेचने आए हो? आखिर तुम इतनी खूबसूरत स्लेव्स को क्यों बेचना चाहते हो? डियाब्लो बताता है वो यहाँ इन्हें बेचने नहीं, इनके कॉलर हटवाने आया है। मेडियोस इन दोनों को ध्यान से देखने लगती है और उसे रैम का मैजिक फ्लो बहुत कम लगता है, पर उसके पेट में एक जगह पर मैजिक फ्लो बहुत ज्यादा था, जो कि ऑब्वियसली क्रैप्सकम का है। क्या तुम्हारे अंदर किसी डीमन का बच्चा है? क्या रैम, ये सब कब हुआ? गवारो, ऐसा कुछ भी नहीं है, डियाब्लो और मैं सिर्फ दोस्त हैं। तो सबसे पहले शारा का कॉलर निकलेगा, जिसके लिए रैम और एलिसिया को बाहर जाना होगा। अब रूम में सिर्फ ये तीनों बचते हैं। बाहर जाकर एलिसिया रैम से बातें करती है ताकि उसे बेहतर महसूस हो, क्योंकि अंदर तो मेड्यूस ने रैम को डरा ही दिया। अब एलिसिया एक क्यूट सी ट्रिक करती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे सारी टेंशन दूर हो जाती है। जैसे ही वो रैम के हाथ में ये ट्रिक करती है, उसे एक सील नजर आती है और एलिसिया बहुत डर जाती है, पर वो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे सब नॉर्मल है। यहाँ अंदर बहुत ही अश्लील तरीके से कॉलर निकाली जा रही थी। डियाब्लो को शारा को छूकर उसका मैजिक फ्लो पता करना है। डियाब्लो इसके कंधे पर छूता है और ये गोपी गवार शर्माती तो ऐसे है जैसे छोड़ो। डियाब्लो इसे छूकर इसके मैजिक फ्लो को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और मेड्यूस सजेस्ट करती है डियाब्लो को कहीं और ट्राई करना चाहिए। ओ माय गॉड गाइस, लगता है हम गलत वेबसाइट पर आ गए। डियाब्लो फिर से ट्राई करता है और उसे मैजिक फ्लो मिल भी जाता है। अब डियाब्लो शारा को अपना मैजिक ट्रांसफर करता है, पर फिर भी ये लोग फेल हो जाते हैं। साले ने पूरे मजे लूट लिए कॉलर के बहाने, और ये गोपी गवार फुल एनर्जी में है। राजा जी। रैम एलिशिया को अपने रूम में सोने के लिए इनवाइट करती है और ये हरामी सपने सजाने लगता है, 3 लड़कियां और उनके बीच में अकेला। पर इसके सपने टूट जाते हैं क्योंकि इन्हें अचानक से एक बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, और ये कृष्ण जी ने तो नहीं बजाई है। इस धुन को सुनकर शारा डर जाती है क्योंकि ये बांसुरी शारा के बड़े भाई कीरा ने बजाई है, जो कि इससे शादी करना चाहता है। ये खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करता है ग्रीनवुड किंगडम का पहला प्रिंस कीरा एल ग्रीनवुड। ये यहाँ शारा को लेने आया है, पर डियाब्लो के रहते ये उसे छू भी नहीं सकता। कीरा डियाब्लो से डर जाता है और उसके सामने एक लाचार बेसहारा अबला नारी बन जाता है। What the fuck bro? ये ऐसे एक्ट करता है जैसे ये तो इसकी मजबूरी थी कि इसे शारा पर बाउंटी लगानी पड़ी, वरना इसकी बहन कभी घर ही नहीं आती। एलिशिया कहती है तुमने वार के लिए 10 दिन का समय दिया था, तो तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? ये अबला नारा फिर से बेचारा बन जाता है। पिताजी को शारा की चिंता हो रही थी, शायद इसलिए जल्दबाजी में उनके शब्द गलत निकल गए, पर हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मेरा यकीन करो। शारा तो इसके मुंह पर कह देती है भाई लग नहीं रहा कि ये तुम बोल रहे हो। शारा मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं राज्य के बारे में इतना सोचने लगा, मुझे तुम्हारा ख्याल ही नहीं रहा। चलो अच्छे बच्चे की तरह गुस्सा थूको और मेरे साथ चलो। रैम कीरा को डांट देती है, अबे तेरे को समझ नहीं आ रहा वो तेरे साथ नहीं जाना चाहती है, अब ज्यादा बकबक किया ना लपड़ लगाऊंगी एक। जिसके बाद कीरा माफी मांगता है और ये कहते हुए चले जाता है कि वो अगले दिन फिर से आएगा शारा का जवाब सुनने, और तब शारा जो भी चाहेगी वही होगा। अब रात में शारा को नींद नहीं आती और वो खिड़की पर खड़े होकर ओवरथिंक करने लगती है। तभी रैम भी उठ जाती है, जो कि शारा का दिल हल्का करने के लिए उससे बातें करने लगती है। शारा का तो क्लियर है कि उसे वापस घर नहीं जाना। शारा कुछ ज्यादा ही परेशान थी और इसी बहाने आज तो रैम का फायदा भी उठा लेती है हरामी। रैम इसे मना भी करती है, पर ठरकपने की 14 शारा नहीं रुकती। दूसरी तरफ हम डियाब्लो के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब डियाब्लो मतलब ताकुमा अपने 2 दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर वीडियो गेम्स खेला करता था। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इनका स्क्वाड बहुत कूल था। डियाब्लो इन दोनों को दिल से अपना दोस्त मानता था। ऐसे ही एक दिन डियाब्लो पार्क जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। तब तक बाकी 2 दोस्त बात करते हैं, चीज ताकुमा कितना अजीब है ना, हमें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्यों ना हम उसे चुपके से ग्रुप से निकाल दें। ताकुमा ये सारी बातें सुन लेता है और उस बेचारे बच्चे का दिल टूट जाता है, जिन्हें वो अपना सच्चा दोस्त समझता था। वो दोनों तो गद्दार निकले। ताकुमा ये सब सपना देख रहा था और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो खुद को इस अवस्था में पाता है। मतलब एलिशिया और रैम कुछ काम से बाहर जाते हैं। जाते जाते एलिशिया शारा को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है, पर जब तक डियाब्लो उसके साथ है उसे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अब ये दोनों रूम में अकेले होते हैं। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है आज ये दोनों जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाएंगे। डियाब्लो के पास सामान तो सारा है, पर ये नहीं पता कि बनाते कैसे हैं, क्योंकि गेम में तो बस एक क्लिक करना होता है। अब शारा भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है
गलत वेबसाइट पे आ गए क्या। डियाब्लो शायरा को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इतने में उसका पोषण बन के तैयार हो जाता है। डियाब्लो को तो समझ ही नहीं आता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। जिसके बाद वो इसी ट्रिक से एक ही बार में बहुत सारे पोशंस बना लेता है। छी यार। अब शायरा भी इससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी अचानक से वही बांसुरी की धुन सुनाई देती है और मानो शायरा जैसे बदल सी जाती है। वो बड़े ही प्यार से डियाब्लो से कहती है उसने डिसाइड कर लिया है, वो अपने घर वापस जाना चाहती है क्योंकि इस वक्त उसके परिवार को उसकी जरूरत है। शायरा रैम और अलीशा का इंतजार भी नहीं करती और सीधा ही अपने भाई के पास चले जाती है। मैं तुमको गारंटी दे सकती हूँ ये कीरा का खीरा कल रात में बंगाल गया था और वहाँ से इसने शायरा पर काला जादू करवाया है। खीरा शायरा को लेकर यहाँ से चले जाता है। डियाब्लो बस खड़ा रहता है, कुछ कर नहीं पाता। थोड़ी देर में रैम और अलीशा भी पहुँचते हैं और शायरा के जाने की बात सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। डियाब्लो रूम में जाकर शायरा की याद में 2 बजे तक रोता है। रैम उसके रोने की आवाज सुन लेती है और उसे डिस्टर्ब नहीं करती। पर भाई शायरा को बचाने के लिए भी तो जाना है। रैम डियाब्लो को बताती है उसने कल रात ही शायरा से बात की थी। शायरा ने साफ साफ कहा था उसे वापस नहीं जाना। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ तो है। रैम को भी समझ आ जाता है शायरा पर किसी प्रकार का काला जादू का प्रभाव तो है। शायरा ऐसा कार्य अपने जीवन काल में कदाचित नहीं कर सकती। रैम ने सोच लिया है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड शायरा को बचा कर ही रहेगी। डियाब्लो भी शायरा की मदद करना चाहता है पर उसे डर है बचपन की तरह इस बार भी उसे ठुकरा न दिया जाए। रैम अकेले ही जाने लगती है पर डियाब्लो उसे रोक लेता है क्योंकि ये भी साथ में जाएगा। कहीं दूर दराज जंगलों के बीच एक टेंट लगा हुआ है जहाँ खीरा ने अपनी छोटी बहन को बांध रखा है और उसे वश में करके परेशान करता है क्योंकि शायरा ने इस गधे से शादी करने के लिए मना कर दिया था। कितना गिरा हुआ आदमी है ये, छी। खीरा एक अजीब से स्लाइम से शायरा को लपेट लेता है। शायरा मना भी करती है पर इस गधे के पिछवाड़े को समझ ही नहीं आता। शायरा उसके मुंह पर कह देती है उसे कीरा से नफरत है पर कीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बस उसका मकसद पूरा हो जाए और उसे वारिस मिल जाए उसके बाद वो शायरा को वैसे भी मार ही देगा। इतने में डियाब्लो आ जाता है और वो शायरा को स्लाइम से आजाद कर देता है। डियाब्लो को देखकर शायरा बहुत खुश होती है। डियाब्लो जानता है कीरा ने शायरा पर काला जादू किया है और अब वो सिर्फ एक बार शायरा के दिल की सुनना चाहता है। क्या उसे सच में घर जाना है? चाहो तो पूछ लो। और वो अपना काला जादू एक्टिवेट कर देता है। मैं कितनी बार बताऊं मुझे अपने भाई के साथ घर वापस जाना है, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। कीरा तो खुशी से पागल ही हो जाता है, अब तो मैं जीत गया। तभी डियाब्लो शायरा का मास्टर होने के नाते उसे कमांड देता है कि वो बाकी सारे जादुओं के परे अपने दिल की बात कहे। क्या उसे सच में वापस घर जाना है या डियाब्लो और रैम के साथ ही रहना है? इसके आगे कीरा का जादू कुछ काम नहीं आता। मैं बस आजाद रहना चाहती हूँ, मुझे घर नहीं जाना। मैं हमेशा डियाब्लो और रैम के साथ ही रहना चाहती हूँ। कीरा को भी गुस्सा चढ़ जाता है कि उसने रातों रात इतनी मेहनत करी और इस डियाब्लो ने सब तबाह कर दिया। जिसके बाद वो एल्वन फैमिली के सबसे खतरनाक बीस्ट को समन करता है जो कि एक ही बार में पूरी दुनिया नष्ट कर सकता है। और अब डियाब्लो का खेल खत्म। पर डियाब्लो भी किसी से नहीं डरता। तो क्या लगता है कौन जीतेगा, मुंबई इंडियंस या फिर आरसीबी? अब ये तो मैं अगले पार्ट में ही बताऊंगी, इसलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।